तो स्टूडेंट ये है हमारा क्लास 11th का ना क्या बोलते हैं टॉपिक नंबर 13 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये पीडीएफ मतलब 13 है, इसके पहले वाले 12 हो चुके हैं। तो थ्योरी में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला के मुख्य 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मतलब कन्वर्ट करना। जैसे एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करना। तो इस ये हो गया पहला वाला। फिर दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूले को चेक करना कि ये जैसे आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये इसकी करेक्टनेस चेक करना कि ये करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मतलब यदि किसी फार्मूले मतलब किसी के बारे में, जैसे फोर्स के बारे में हमें पता है कि वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे मास और एक्सेलरेशन पर वो डिपेंड करता है ना। अगर ये हमें पता है तो हम उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो मतलब कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि हमें पता है कि ये किन फैक्टर पर डिपेंड करती है तो हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको गिवन रहेगा कि ये इस पर डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से आप फार्मूला बता दीजिए। तो जैसे सिंपल पेंडुलम जो है, पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है ये। तो ये अगर पता है तो हमें आंसर मिल सकता है कि टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। हमें ये पता है कि एल जी पर डिपेंड करता है, तो उसका फार्मूला ये हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल एच एस है और जो आर एच एस है उसका डायमेंशनल फार्मूला, जैसे यहाँ पर अगर एल है तो यहाँ पर भी एल होगा। तो इस तरीके से जैसे एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, क्योंकि एस मतलब हाउ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लेंथ से वो करते हैं, है ना, डिनोट करते हैं डायमेंशनल फार्मूले में। आरएचएस में क्या दिया हुआ, आरएचएस में दिया हुआ यूटी। तो यूटी, यू का मतलब हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और यूटी में फिर टी हो गया तो ये हो गया टी, ये हो गया टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो देखो ये तो आ गया हमारा एल इज इक्वल टू एल। फिर हाफ एटी, तो हाफ तो कांस्टेंट नंबर तो हाफ नहीं आएगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। हाफ जो है वो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन किसके होंगे, एटी स्क्वायर के, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर। तो टी माइनस टू से टी माइनस टू, तो ये भी आ गया एल। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो गया एल और प्लस एल। तो इसका मतलब एल अगर निकालना है तो एक एल को दूसरे एल से प्लस करते एल ही आएगा, तो एल में एल प्लस करेंगे तो एल आएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी से हम पता करते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हो गया हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। तो ये 3 एप्लीकेशन है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब हो गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या था, पहला फिर से देख लेते हैं कि पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से आप जैसे मान लो 10 केजी है तो उसको ये केजी क्या है ऐसा यूनिट में, 10 केजी को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इंटू 10 तो हो जाएगा कितना, ये ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में आपने कन्वर्ट किया, तो ये आप इसका फार्मूला होता है एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। तो यहाँ पर जैसे मान लो एन टू यदि आपको निकालना है तो एन वन और डिवाइड बाई ये जो यू है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो यूनिट जो है एम वन अपॉन एम टू, मतलब किसको किस में कन्वर्ट करना है उस हिसाब से हम, जैसे मास, और ये हो गया आपका सॉरी मीटर, और ये हो गया आपका एल, तो ये हो गया, ये तो हो गया टाइम, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया मास। ठीक है, तो मास, तो ये इसको इस तरीके से समझ करेंगे कि जैसे मान लो एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो एन वन
और ये वाली जो यूनिट है मान लो केजी में है ना, और केजी यू जो यू वन केजी, और आपका जो ये तो हो गया मास, और लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर, और से टाइम के लिए हो जाएगा सेकेंड, और इज इक्वल टू N2, और U2 में भी क्या हो जाएगा, केजी की जगह क्या हो जाएगा, केजी की जगह हो जाएगा ग्राम, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम की जगह सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया। तो अपने को N2 अगर निकालना है और N1 अपने को गिवन है, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो जो हो जाएगा N1 हो जाएगा केजी अपॉन में ग्राम, मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और सेकेंड अपॉन में सेकेंड इज इक्वल टू N2। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है सेटिंग मिल जाएगी हमारी। और फिर यहाँ पर जो केजी है ग्राम है, तो ये N1 जो दिया हुआ था, तो केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो केजी मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, और दूसरा हो जाएगा 100 मीटर अपॉन में 100 मीटर का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और वैसे टाइम का हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो आगे अपन इसको निकाल के देखेंगे कैसे निकाल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे लेंथ प्लस लेंथ करेंगे, मास प्लस मास होगा, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होगा, फोर्स प्लस फोर्स होगा। तो ये ही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नॉट अलाउड, मतलब लेंथ में टाइम प्लस नहीं कर सकते, मास में वेलोसिटी नहीं कर सकते, फोर्स में एनर्जी नहीं कर सकते, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। तो डिफरेंट डायमेंशन कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये देखा था कि पहला एप्लीकेशन है कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरे यूनिट। तो जैसे गिवन दिया हुआ है, फोर्स का जो है जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है MLT-2, ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो A और B और C, मतलब A की पावर है 1, B की पावर L की पावर है M की पावर है 1, L की पावर है 1, और T की पावर है -2। तो M की पावर जो 1 है उसको हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू 1, L की पावर जो 1 है उसको हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू 1, और C की पावर जो है C इज इक्वल टू कितना, मतलब T की पावर है -2, तो C इज इक्वल टू लिख देते हैं हम -2। ये पावर लिख दिया हमने, पावर ही होती है मेन चीज। अब हम N1 इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम है, मतलब SI सिस्टम है। तो M1 का मतलब हो गया 1 kg, L1 का मतलब हो गया 1 मीटर, और T1 का मतलब हो गया 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा N1, तो ये हो जाएगा 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ये हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू में N2, फिर N2 में जो है M2 हो जाएगा 1 ग्राम, तो ये जाएगा 1 ग्राम। फिर L2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ये है हमारी SI, ये है हमारी CGS। तो ये है हमारा N1, ये है हमारा केजी मतलब मास, ये है हमारा मीटर मतलब लेंथ, ये है टाइम मतलब टी। यहाँ CGS में भी ये है हमारा N2, CGS में यहाँ पर आ जाएगा ये मास, ये आ जाएगा लेंथ, और ये जाएगा टाइम। तो मास की जगह केजी क्योंकि ऐसा ही है, लेंथ की जगह मीटर, और टाइम की जगह सेकेंड। यहाँ पर ये CGS है, तो ये मास की जगह 1 ग्राम, लेंथ की जगह 1 सेंटीमीटर, और टाइम की जगह 1 सेकेंड। इस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि जो फार्मूला था हमारा MLT का, उसमें A की पावर 1, B की पावर 1, और C की पावर -2, सॉरी E की पावर नहीं, मतलब M की पावर A, L की पावर B, T की पावर -2, ऐसा है। तो ये A है, ये B है, ये C है। तो A को कंपेयर करो 1 से, B को कंपेयर करो 1 से, C को कंपेयर करो -2 से, तो ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब M की पावर है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे M की पावर 1, मतलब ये A हो गया हमारा। फिर M की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया 1, और ये कितनी है -2, तो ये हो गया -2। अब हम यहाँ पर N1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन है, 1 लिख दो। यहाँ पर 1 kg है, तो 1 kg को हम, तो ये 1 kg, और ये जो है नीचे इधर आ जाएगा, तो 1 ग्राम, ये हो गया। पावर कितनी हो गई 1 हो गई।
उसके बाद में 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी हो गई 1 हो गई। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी हो गई -2 हो गई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n2। तो 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 kg का हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ये हो गया, पावर हो गई 1। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर हो गई 1। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर हो गई -2 इज इक्वल टू n2। अब ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो खत्म हुई कहानी। ये हो गया ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो बचा क्या, ये 1000 मतलब 10⁻³ और 100 मतलब 10⁻² मतलब 10⁻5 इज इक्वल टू क्या गया n2। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ टाइम। तो सीजीएस में जो न्यूटन की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन, और एसआई यूनिट में जो आपकी फोर्स की जो यूनिट होती है, इसकी फोर्स की है ना, ये है ना न्यूटन, तो फोर्स की होती है तो ये 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, तो आएगा 10⁵ डाइन। अब जैसे कन्वर्ट करते हैं हम 1 जूल को अर्ग में, जूल हो गया हमारा एसआई, अर्ग हो गया हमारा सीजीएस। ये इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -2, ये कंपेयर कर लिया ये। उसके बाद में डाल दिया हमने वही n1, और ये हो जाएगा 1 kg अपॉन में 1 ग्राम, फिर 1 मीटर अपॉन 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर डाल दो इसमें, तो ये है 1, ये है 2 और ये है -2, और ये इज इक्वल टू में n2। n1 क्या है 1 है ना, 1 है ना, ये 1 जूल, तो 1 जूल मतलब 1 जूल, ये 1 आ गया। ये आ गया 1 kg का कितना हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर हो गई 1। फिर उसके बाद में क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है m की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया। अब ये हो गया 1 मीटर अपॉन ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी पावर कितनी है, बी इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 डाल दो। फिर उसके बाद में सी, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और इसकी पावर -2 डाल दो, इज इक्वल टू n2 डाल दो। n2 मतलब हम सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए जूल को अगर हम सॉरी हाँ जूल को हम अगर सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अर्ग बोलते हैं। तो इसका मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, ये n2 क्या हो गया अर्ग, और n1 क्या हो गया जूल। तो ये हो गया जूल में, ये हो गया n1 मतलब 1 जूल, तो कितने n2 मतलब कितने अर्ग होंगे। तो ये हो जाएगा, ये सेकंड कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड है, इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब ये यहाँ पर 1000 ग्राम है, अब ये जो है ना पावर 2 है, तो इसलिए ये 1000 है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इंटू 100 और इंटू 100 है ना, और ये हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मतलब 3 4 5 6 7 और 10 की पावर 7 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये आंसर हो गया, है ना। अब जैसे मान लो कन्वर्ट 1 वाट इंटू अर्ग, तो अर्ग पर सेकेंड, वाट का हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड, वाट है हमारी एसआई, और अर्ग पर सेकेंड है हमारी सीजीएस, और इसके जो वाट किसकी एसआई यूनिट है पावर की। तो पावर का सबसे पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला होता है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला पता होगा तभी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3। तो इसका मतलब a का मतलब हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया 2 और c इज इक्वल टू हो गया -3, ये हो गया, है ना। तो 1 2 -3, और ये सॉल्यूशन जो है n2 निकालना है अपने को। तो n1 इज इक्वल टू सबसे पहले 1 kg अपॉन 1 ग्राम, फिर 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू में n2। लेकिन यहाँ पर पावर चवा, ये 1 है, ये 2 है और ये -3 है,
तो ये तो 1 सेकेंड से कोई मतलब ही नहीं निकलता इसका। तो N1 इज इक्वल टू 1 kg मतलब 100 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, फिर है ना 100,000 ग्राम, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू में N, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 वाट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। तो वही वाली कहानी होगी, जैसे मान लो कौन सी वाली जो पहले हमने की थी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। यहाँ पर वाट का क्या हो जाएगा, A1 वाट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। अब कन्वर्ट करेंगे हम 1 पास्कल इंटू डाइन, तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पास्कल जो है वो ऐसा ही है, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है, सीजीएस, ये ऐसा ही है, ये सीजीएस। तो यहाँ पर देखो प्रेशर, तो ये जो है पास्कल और डाइन, इसकी यूनिट है वो है प्रेशर की, पास्कल या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी है, प्रेशर की, प्रेशर। तो अब आप ये वाला होमवर्क है, ये आपको करके देखना है, ऐसे ही 1 टन को ग्राम में कन्वर्ट करके देखना है। फिर उसके बाद में हम एप्लीकेशन नंबर 2 पर आते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 2 है चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस। तो करेक्टनेस चेक करेंगे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ यू प्लस ए टी। वी का मतलब वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल टी माइनस वन। तो ये हो गया एल टी माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड में आ गया एल टी माइनस वन, ठीक है। तो राइट हैंड में भी एल टी माइनस वन आना चाहिए। तो अब आर एच एस पे चलते हैं। यू, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब है एल टी माइनस वन, ये तो आ गया भाई, तो ये हो गया एल टी माइनस वन, ये हो गया। फिर प्लस, प्लस है ए टी, तो ई का हो जाएगा एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और ये टू, तो ये टी जो है सॉरी एल टी माइनस टू और टी, तो ये जो टी है इसकी पावर वन है, वो प्लस में और ये माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एल टी माइनस वन बचेगा, इसका मतलब आ जाएगा एल टी माइनस सॉरी। तो ये एल टी माइनस वन है, ये एल टी माइनस वन है, ये एल टी माइनस वन है, तो इसका मतलब ये वाला डायमेंशन फार्मूला, ये वाला और ये वाला सेम है, इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू हम आर एच एस पे आगे समझ में। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है वो करेक्ट है। तो जो डायमेंशन लेस जो चीजें होती है उसका फार्मूला एल एच एस आर एच एस से हम पता नहीं मतलब उससे सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला हम पता कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो फार्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं वो हम पता नहीं कर, डायमेंशनल करेक्टनेस हम पता करते हैं इससे। डायमेंशनल करेक्टनेस, फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो फार्मूला सही है, जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो सही है कि नहीं है वो ये नहीं बताएगा, ये बताएगा कि डायमेंशनल करेक्ट है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। जैसे चेक 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो 1/2 ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इनका तो डायमेंशनल है, लेकिन 1/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1/2 इज ए डायमेंशनलेस, इसलिए 1/2 को आप छोड़कर एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर सकते हैं। तो एम बी स्क्वायर एम का हो गया एम, और वी स्क्वायर का होगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल का स्क्वायर है ना, और टी का माइनस माइनस टू, ये हो जाएगा ये हो गया हमारा एम बी स्क्वायर का, एम बी स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा एल एच एस। तो एल एच एस में आ गया हम एम एल टू टी माइनस टू। अब आर एच एस में चलते हैं, आर एच एस में एम है तो एम है, जी का मतलब एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू है, एच का मतलब एल है, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो देखो यहाँ पर भी आया एल एच एस में एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ पर भी आया एम एल टू टी माइनस टू, आया समझ में। तो ये एम जी एच समझ में आ गया, एम मतलब मास, जी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एल टी माइनस टू, और जो एच है, एच मतलब हाइट, हाइट को हम लेंथ बोलेंगे, तो हाइट इज इक्वल टू लेंथ,
तो ये हो गया हमारा एम एल टी माइनस टू एंड एल, इसका मतलब एम और एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू। तो यही हमारा एलएचएस में आया था, यही हमारा आरएचएस में आया, इसका मतलब ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये 1/2 जो डायमेंशनल ये है, डायमेंशनल लेस चीज जो 1/2 है, वो इसमें नहीं आ सकती। हम सिर्फ करेक्टनेस चेक करते हैं डायमेंशनली। अब चेक करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, ये हो गया एल। फिर यू टी, यू का मतलब हो गया एल टी माइनस वन, और टी का मतलब हो गया टाइम। अब ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू एल तो आ गया, यहाँ तो आ गया पहला वाला। फिर है प्लस ए टी, प्लस अब ए टी, तो एल टी माइनस टू और टू, है ना। तो यहाँ पर है वन और यहाँ पर है माइनस टू, तो ये बचेगा माइनस वन, तो ये जाएगा यहाँ पर कितना आएगा एल टी माइनस वन। तो देखो यहाँ पर ये हम करें ये एल एच एस से, ये तो एल और एल है, लेकिन देखो ये एल टी माइनस वन है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एल आना था, यहाँ भी एल आना था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एल टी माइनस वन। लेकिन यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो गलत दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये अगर 1/2 को छोड़ भी दें तो यहाँ पर ए टी स्क्वायर होता है। तो अब अपन करें तो एल इज इक्वल टू यू टी, तो हमारा एल आ ही था, ये आ गया, और प्लस ए का मतलब हो जाएगा एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा टी की पावर टू, ये टी की पावर टू, और ये एक्सेलरेशन का क्या होगा एल टी माइनस टू। ये टू टी की पावर टू और टी की पावर टू माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ भी एल आ गया, यहाँ भी एल आ गया, यहाँ भी एल बचा। तो अब ये सही हो गया, तो इसका मतलब ए टी स्क्वायर यदि है सही है, केवल ए टी अगर दिया हुआ है तो गलत है, तो यहाँ पर ए टी दिया हुआ था, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो जो गिवन है, तो ये डायमेंशनली ऐड नहीं हो सकता, तो फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये हो गई हमारी दो एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर। थर्ड एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो किसी भी हमें कोई फार्मूला ड्राइव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी के फैक्टर क्या है। अगर हमें फैक्टर पता है तो हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि एज्यूम किया, एज्यूम दैट द टाइम पीरियड ऑफ डिपेंड्स ऑन, मतलब जो पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम, तो ये है हमारी रस्सी या स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग। ये है हमारा मास ऑफ बॉब, ये हो जाएगा मास ऑफ बॉब, और ये हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जो है इस पर फोर्स लगेगा वो लगेगा एम एम जी। तो ये तो मास हो गया, मास ऑफ बॉब, और जी क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि देखो ये पेंडुलम जब इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, लेकिन इस पर मास नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वो यहाँ पर रुक जाएगा, रुकने लगेगा, इसलिए ये जो है ये फैक्टर है जी। मास भी, मास अगर ये है तो मास भी एक फैक्टर है। फिर ये रस्सी जो है, रस्सी जितनी ज्यादा लंबी होगी वो उतनी दूरी तक जाएगा, तो स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेंडुलम है, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि ये पेंडुलम ऐसे है, ये है, तो यहाँ से ये यहाँ गया एक बार, फिर ये वापस आया, फिर वापस आने के बाद ये इधर गया और फिर वापस आया, तो इसका मतलब ये पूरा एक चक्कर हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से वापस आना, वापस यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से फिर वापस आना। तो ये हो जाएगी हमारी ये जीरो हो जाएगा, मान लो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जीरो से चलेगा तो प्लस जाएगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर माइनस जाएगा, फिर जीरो पे आएगा। तो जीरो से जाके जीरो तक वापस आना, ये पूरा टाइम पीरियड है, इसको हम टाइम पीरियड होते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड है वो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो किसकी से एम, है ना, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर हमने ले ली ए, इसकी पावर ले ली हमने बी, इसकी पावर ले ली हमने सी, हमने ऐसा मान लिया। तो जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो मास ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, और उसकी हमने एज्यूम कर ली कि इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है। अब हम इसका फार्मूला बना देंगे, हमें अगर इतना पता है तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी का, तो वो तो सिर्फ टी होता है। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। मास का क्या हो जाएगा, तो मास का हो जाएगा हमारा, मास का हो जाएगा एम, आ गया, इसकी पावर हो जाएगी ए। उसके बाद में जो एल होगा उसकी होगा एल, और इसकी पावर हो जाएगी बी।
और जो जी होगा उसको वो है एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू और इसकी पावर सी हो जाएगी। तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब स्टेप 3 पे आते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको ना, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू में, है ना, और टी और ये आप ये हटाएंगे तो किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू की पावर सी। तो ये हो जाएगा एम की पावर ए, वैसे ऊपर लिख दिया था मैंने लेकिन ये के भी लिख दिया मैंने, क्योंकि ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम के बोलेंगे। तो एल की पावर हो गया हमारा बी और एल टी माइनस टू की पावर हो गई हमारी ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पता था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ये 3 फैक्टर हैं। ये फैक्टर आपको दिए हैं, इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसकी हमने ले ली ए, इसकी ले ली हमने पावर बी और इसकी ले ली पावर सी। अब स्टेप 4 पे आ गए हम। तो अब हम कंपेयर करेंगे पावर। तो मास जो है, जैसे मान लो जो टाइम पीरियड यहाँ पर देखेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अपन ने सिर्फ टी अलग लिखा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे एम की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एम है ही नहीं, और एल की पावर भी 0 क्योंकि यहाँ पर एल भी नहीं है, और टी की पावर 1 है, बस ये। इसको हम कंपेयर करेंगे इससे राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा एम, इसकी पावर है ए, ये बी है, सॉरी एल है, इसकी पावर है बी, और ये आपका एल टी माइनस टू है जिसकी पावर है सी। अब हम इसकी पावर जैसे ये है ना कंपेयर करेंगे, तो एम की पावर ए से 0 और बी की पावर से 0 और ये जो है सी की पावर से, इसको कंपेयर करेंगे। तो देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें। तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, ये तो हमें गिवन ही है। उसके बाद में k, तो m की पावर कितना हो जाएगा a, लेकिन यहाँ पर देखो आप l की पावर कितनी है, b है, और यहाँ पर हम l अलग करेंगे, क्या आएगा, l की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यहाँ पर t की पावर कितना होगा, ये हो जाएगा -2c, ये। तो यहाँ पर इसका मतलब l की पावर, ये l की पावर, तो ये पावर b है और c है, बेस आपका सेम है l, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा k, ये हो जाएगा m की पावर a, यहाँ पर l की पावर हो जाएगा b प्लस c, और यहाँ पर t की पावर हो जाएगा -2c। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे a इज इक्वल टू, हम रखेंगे 0, क्योंकि इसको हम इसको कंपेयर करेंगे, b प्लस c लिखेंगे, ये एल की पावर है तो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी की पावर रखेंगे हम 0, और फिर टी की पावर 1 है तो -2c इज इक्वल टू रखेंगे 1। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और अपॉन 2 और माइनस का। अब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b प्लस सी की जगह पर रखेंगे -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो a इज इक्वल टू 0, अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू आ चुका है -1/2 और c इज इक्वल टू आ चुका है, सॉरी ये जो है b इज इक्वल टू है हमारा +1/2, है ना, क्योंकि ये माइनस था, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हम हटा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। आया समझ में, ये। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास ये फार्मूला था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ वर्क जिसकी पावर थी 0, है ना, इसकी पावर थी 0। तो जो है ये हो गई हमारी, ये देखो ये आ गया ए, लिखते हैं पहले, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं आप। उसके बाद में हम एल की पावर, एल की पावर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी, और एल टी माइनस जो जी था वो LT-2 था, उसकी पावर लिखते हैं हम सी, ऐसा था। या इसको हम जी लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, इसको जी लिख देते हैं, इसको जी लिख दो आप, इसको एल लिख दो, क्योंकि यहाँ पर एल है, यहाँ एल लिख दिया, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी लिख दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद में पावर हमने लगा दी ABC, ये थी। तो T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू K, तो M जो है A की जगह पर क्या है हमारा, 0 है, तो भैया 0 लिख दो यहाँ। फिर उसके बाद में L की जगह पर क्या है, L की जगह पर है हमारा, L की पावर क्या है, B है, तो B की पावर क्या है, 1/2, 1/2 लिख दो। फिर उसके बाद में G है, तो G की पावर क्या है, G की पावर है C, तो C की वैल्यू क्या है, -1/2, तो 1/2।
-1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर किसी की पावर 1/2 तो इसका मतलब वो रूट के अंदर है, तो t इज इक्वल टू के, और मास तो 0 है तो इसको तो हटा दो। अब बचेगा क्या? अंडर रूट के अंदर है। क्या अंडर रूट के अंदर है? एल। उसके बाद में जी की -1/2 है, तो इसका मतलब जी जो है नीचे चला जाएगा, और ये भी क्या है, इसकी पावर भी कितनी है? 1/2। माइनस का मतलब हो गया नीचे जाना, और 1/2 का मतलब हो गया रूट। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो इसका मतलब हमें ये पता था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, है ना, डिपेंड करता है। इसकी पावर ए, बी और सी ले ली थी, और डायमेंशन फार्मूले से हमने इसकी ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली, और बाद में जाके उन्हीं वैल्यू को हमने ए बी सी की जगह पर पुट कर दिया, तो हमें फार्मूला ये मिल गया। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनने लगेगा। और भी हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, जब इस चैप्टर के बाद। ये अभी मैंने केवल एक अपना बेसिक चल रहा है, इस बेसिक के हिसाब से मैंने ये पूरा बता दिया, और भी हम इसका न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन क्या है, जैसे स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? राइट एनी थ्री एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जो मैंने अभी बताई, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू 9 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो डायमेंशनल करेक्टनेस है कि नहीं। 1/2 mv स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू mgh। u इज इक्वल v इज इक्वल टू u प्लस 8, चेक करके बताओ कि ये सही है कि नहीं। ड्राइव द फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum using dimensional analysis. Why quantities having different dimension cannot be added or subtract, मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब आप केजी में केजी ही ऐड कर सकते हो, मतलब 1 किलो शक्कर में 1 किलो शक्कर ही ऐड कर सकते हो। 1 किलो शक्कर में 1 मीटर कपड़ा ऐड नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे अपना 1/2 mv स्क्वायर का, इसमें 1/2 डायमेंशन लेस है, इसलिए ये करेक्टनेस केवल डायमेंशनली करेक्टनेस बताता है, फार्मूले की करेक्टनेस नहीं बताता। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे 2, 3, 5, 1/2 etc डिटरमाइन नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद में साइन, कॉस, टेन, लॉग, एक्सपोनेंशियल जैसे फंक्शन वाले फार्मूले ड्राइव नहीं कर सकता। मतलब डायमेंशनली करेक्टनेस पता कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। उसके बाद में किसी क्वांटिटी का स्केलर वेक्टर नेचर नहीं बता सकता, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बताता, सिर्फ प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता है, ठीक है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एग्जैक्ट फॉर्म डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कुछ लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि डायमेंशनल फार्मूले में जो एम एल टी जो मेन है, एम एल टी और बाकी जो 7 हैं टोटल, इसके डायमेंशनल फार्मूले से सिर्फ आप LHS इक्वल टू RHS डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो पता कर सकते हैं। पूरा जो फार्मूला है वो आप करेक्टनेस उसकी पता नहीं कर सकते। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज और एप्लीकेशन डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, और ये 3 है। तो ये तीनों को आप अच्छे से रट्टा मार लो, बढ़िया तरीके से याद कर लो, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा। और भी आपको क्वेश्चन ये आप बार बार 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन भी फटाफट बनने लगेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चलो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।